वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स एडेड टू यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, तो यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें 7 नए नेचुरल हेरिटेज साइट्स को ऐड किया गया है। सो दीज आर नेचुरल नेचुरल साइट्स। जो यूनेस्को की लिस्ट है उसमें दो टाइप के हेरिटेज साइट्स को ऐड करा जाता है, एक तो नेचुरल और दूसरे हैं कल्चरल, और तीसरा आता है उसमें मिक्स्ड आ जाता है। तो ये जो 7 अभी ऐड किए हैं दीज आर नेचुरल हेरिटेज साइट्स। तो लेट्स सी इंडियाज यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। देखो ये दिस इज नॉट द परमानेंट लिस्ट, अभी ये टेंटेटिवली ऐड किए गए हैं, फिर इसको अप्रूवल मिलेगा तो उसके बाद ये ऐड हो जाएंगे। तो कौन कौन सी है ये नई 7 साइट्स वो हम देखते हैं। पहला है डेक्कन ट्रैप्स, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डेक्कन ट्रैप, ये पूरा का पूरा जो एरिया है दिस, ये है अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रिजर्व्ड लावा फ्लोज। यहाँ पे इस पूरे रीजन में वोल्केनोज इरप्ट हुए थे, जिससे कि ये पूरा जो डेक्कन ट्रैप है उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो देखो ये कब ओरिजिनेट हुए थे। डेक्कन ट्रैप्स वर फॉर्म्ड बाय इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी ड्यूरिंग क्रिटेशियस पेलियोजिन टाइम पे। तो ये क्रिटेशियस एरा कौन सा है, इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। तो इसमें पहला है दिस इज प्री कैम्ब्रियन, दिस इज फेनड्रोजोइक इयोन। उसके बाद आ जाता है एरा, देखो पेलियोजोइक एरा है, मीसोजोइक है, सिनोजोइक है। फिर आ जाता है यहाँ पे पीरियड आ जाता है डिफरेंट टाइप के, फिर आ जाते हैं इपोच। तो ये जो डेक्कन ट्रैप्स हैं ये बने हैं क्रिटेशियस टाइम पे। तो दिस इज द क्रिटेशियस टाइम, जो कि मीसोजोइक एरा का ही एक पीरियड है। मीसोजोइक एरा में 3 पीरियड है, एक तो है ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस के टाइम पे ये फॉर्म हुए थे डेक्कन ट्रैप्स। तो यहाँ पे होता क्या है, जब इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है ये मूव करता है, अभी की इसकी जो लोकेशन है वहां पे ये मूवमेंट जब इसका होता है, तो उसी मूवमेंट के ड्यूरेशन में ये एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे कि एक वोल्केनिक हॉट स्पॉट होता है। और वहाँ पे बिकॉज वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होता है इंडिया का जो डेक्कन वाला जो एरिया है, और उसी से ये जो डेक्कन ट्रैप है वो बने हैं। तो जो इरप्शन था, वोल्केनो जो इरप्ट हुआ था वो बहुत सालों तक, लगभग हजारों साल तक वहाँ पे इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन होते रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे लेयर्ड बेसाल्टिक प्लेट्यू, लेयर्ड प्लेट्यूज बने हैं। क्योंकि देखो हजारों साल तक इरप्शन होता रहा तो लेयर पे लेयर इस डेक्कन ट्रैप में बनती रही। ठीक है, तो ये जो इवेंट था वोल्केनिक इरप्शन का, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन इन द अर्थ हिस्ट्री। तो कोई भी वोल्केनो इरप्ट होता है तो कुछ टाइम के लिए वो इरप्ट होता है, लेकिन ये हजारों साल तक इरप्ट होते रहा, जिससे कि पूरा वोल्केनिक पूरा डेक्कन ट्रैप यहाँ पे बना है। और इससे काफी सिग्निफिकेंट जो चेंजेस भी हुए थे, क्लाइमेट चेंज बहुत होता है, क्योंकि जब भी कोई वोल्केनो इरप्ट होता है तो बहुत सारी गैसेस भी उससे निकलती हैं, वो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करती हैं। और ये जो इवेंट था ये वन ऑफ द रीजंस है जो डायनासोर्स का जो एक्सटिंक्शन होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है और डायनासोर्स या बाकी की जो स्पीशीज हैं वो उसमें कोप अप नहीं कर पाते, तो बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पे एक्सटिंक्ट भी होती हैं। तो ये जो डेक्कन ट्रैप्स हैं दे आर इम्पोर्टेंट नेचुरल हेरिटेज साइट्स, तो अभी इनको ऐड कर दिया गया है। देन जो दूसरा साइट है वो है सेंट मैरीज आइलैंड क्लस्टर, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, ये क्या है, कॉलमनर बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन है। इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, लेट क्रिटेशियस पीरियड में, 85 मिलियन ईयर्स अगो। अब देखो क्रिटेशियस पीरियड कहाँ पे है, देखो दिस इज द क्रिटेशियस पीरियड अगेन। तो क्रिटेशियस पीरियड में ही जो मैरी आइलैंड क्लस्टर है वो भी क्रिटेशियस पीरियड में ही इनका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो सेंट मैरी आइलैंड, इनको कोकोनट आइलैंड भी कहा जाता है। इसमें 4 स्मॉल आइलैंड्स हैं जो कि अरबियन सी में, अरब सी में ये प्रेजेंट है, उडुपी कर्नाटका में। इनको जाना जाता है फॉर देयर कॉलमनर बेसाल्टिक लावा। देखो आप देख सकते हो कॉलम, कॉलम शेप में ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो दीज आर द बेसाल्टिक लावा, जो इसका की शेप है कॉलम, कॉलमनर शेप है जिसका। तो अब ये इंपॉर्टेंट है फॉर जियो टूरिज्म। 2001 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनको डिक्लेयर किया था इम्पोर्टेंट साइट फॉर जियो टूरिज्म, क्योंकि जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड साइट इज मेघालयन एज केव्स, जो कि मेघालय में प्रेजेंट है। तो इसमें आ जाते हैं मॉमलू केव, दीज आर द केव्स। ये कहाँ पे, इनका जो एलिवेशन है 1290 मीटर के एलिवेशन पे लोकेटेड है, और ये इंडिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट केव्स में आते हैं। तो इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये कब बने थे, इनका फॉर्मेशन हुआ था होलोसीन
टाइम पे हुआ था। होलोसिन कहाँ पे है, देखो दिस वन, तो ये रिसेंट का ही फॉर्मेशन है इनका। क्वाटनरी पीरियड के होलोसिन इपॉच में ये फॉर्म हुए थे। तो ये जो केव्स हैं, इनमें ये काफी ज्यादा प्रिजर्व्ड है, इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू डायजेनेसिस, इरोजन, टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट्स, ये सब कुछ नहीं हुए हैं। इसका मतलब कि ये ओरिजिनल शेप में है। तो ये जो जियोलॉजी की स्टडी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कंडीशंस जो यहाँ पे हैं, दे आर सुटेबल फॉर प्रिजर्विंग केमिकल साइंस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांजिशन इन एजेस। मतलब जितने भी हमारे जो मेटल्स हैं या जो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन ट्रांजिशन है, वो उनकी हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए कि किस एज में किस टाइम पे अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, या फिर अर्थ में क्या क्या जियोलॉजिकल चेंजेस हुए थे, वो सब स्टडी करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है नागा हिल्स ओफियोलाइट, तो नागालैंड में ये प्रेजेंट है। दे एक्सपोज ओशियनिक क्रस्ट अपलिफ्टेड ऑन लैंड। देखो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, दीज आर द हिल्स, ये है नागा हिल्स ओफियोलाइट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये एक वेल एक्सपोज्ड एग्जाम्पल ऑफ ओशियनिक लिथोस्फीयर। अगर हम अर्थ के इंटीरियर को देखें, तो सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, क्रस्ट प्रेजेंट होता है। क्रस्ट में भी एक तो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसकी हाइट ज्यादा है, और फिर दूसरा क्या है, ओशियनिक क्रस्ट जिसकी हाइट कम है। तो ओशियनिक क्रस्ट ज्यादातर हमको विजिबल नहीं होता है, लेकिन ये जो है, दीज आर द ओशियनिक क्रस्ट यहाँ पे एक्सपोज्ड हुए हैं। तो ये कैसे एक्सपोज्ड हुए, देखो जब इंडिया मूव कर रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब मूव कर रहा था अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो ये मूव करते हुए जो यूरेशियन प्लेट है उससे टकराता है। और यहाँ पे जो इंडिया म्यांमार का जो कोलाइजन होता है, ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट का जो जगह है जहाँ पे नागालैंड भी प्रेजेंट है, ठीक है, जब जब ये कोलाइजन होता है, तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो सी प्रेजेंट है, ये बीच में क्या है, दिस इज द सी। इट मीन्स कि यहाँ पे ओशन क्रस्ट प्रेजेंट है। तो जब ये कोलाइजन होता है, इंडिया का जो जो इंडियन प्लेट है वो जब म्यांमार की प्लेट से यहाँ पे टकराती है, ठीक है, तो एक कोलाइजन होता है, कॉन्टिनेंटल कोलाइजन। उसी से जो यहाँ का जो ओशन का जो, ठीक है, ओशन क्रस्ट था वो ऊपर आ जाता है, वो अपलिफ्ट हो जाता है। तो वही है ये नागा हिल्स, नागा हिल ओफियोलाइट। सो दीज आर द एक्सपोज्ड ओशियनिक क्रस्ट। तो जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से उसकी स्टडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है एरामट्टी डिबालू, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये है रेड सैंड ड्यून्स, दीज आर द, आप देख सकते हो रेड कलर, ये रेड कलर है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। मेटल का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पे, तो उसी से ये रेड कलर आपको दिखता है। तो दीज आर द रेड सैंड ड्यून्स। ये भी पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंस हमको देते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी थी। देखो तो सिग्निफिकेंस, ये बने कब थे, ये बने थे क्वाटनरी एज में। देखो कहाँ पे है क्वाटनरी एज, दिस इज द क्वाटनरी पीरियड। क्वाटनरी पीरियड में ये सारे इपॉचेस आप देख सकते हो, तो क्वाटनरी पीरियड में ये बने थे। 2.6 मिलियन ईयर्स एगो इनका फॉर्मेशन हुआ था। इनको हम नेचुरल लेबोरेटरी भी कह सकते हैं, बिकॉज देखो इनकी जो लोकेशन है, ये सी के ही पास में ही प्रेजेंट है। तो पास्ट में जब सी का लेवल राइज होता है, तो सी का जो पानी है वो यहाँ तक आ जाता है, और उसके बाद फिर सी का लेवल कम हो जाता है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसका जो नेचुरल ये जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज पैटर्न, ये भी हमें बहुत सारा नॉलेज देता है अबाउट पास्ट में कि सी लेवल में कैसे चेंजेस हुए थे, एंड ऑल्सो क्या क्या यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस रही थी जो क्वाटनरी टाइम है उस टाइम पे। सो दीज आर द नेचुरल लेबोरेटरी टू स्टडी सी लेवल चेंजेस को स्टडी करने के लिए, मॉनसून का इवोल्यूशन, मतलब क्लाइमेटिक पेलियो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या थी उसके लिए। तो इसे हम लिविंग रिकॉर्ड ऑफ अर्थ की जो डायनेमिक हिस्ट्री है उसका हम इसको लिविंग रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो पेलियो क्लाइमेटोलॉजी को स्टडी करने के लिए, और जो कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी है उसकी रिसर्च के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमाला हिल्स, जो कि अगेन आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश। देखो दिस इज इंडिया का मैप, तो ये वेस्ट में तो वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है, और ईस्ट वाला जो रीजन है, दिस ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है, और यहीं पे प्रेजेंट है तिरुमाला हिल्स आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इपार्चियन यूनिफॉर्मिटी। देखो इपार्चियन यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, इट रिफर्स टू जियोलॉजिकल बाउंड्री जो रिप्रेजेंट करता है इंटरफेस बिटवीन एंशियंट प्रीकैम्बियन रॉक्स एंड मच यंगर ओवरलाइंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि
जो अर्थ है उसमें इरोजन होते रहता है और अलग अलग टाइप की रॉक्स यहाँ पे बनते रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है, सपोज यहाँ पे किसी टाइप के रॉक्स पहले बन चुके हैं, उसके ऊपर अलग टाइप के रॉक बन चुके हैं, तो वो एक सीक्वेंस में होते हैं। लेकिन अगर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अगर इरोजन हो जाता है, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक अनकन्फॉर्मिटी आ जाती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे पहले कोई और रॉक्स प्रेजेंट थे, ठीक। तो ये एक जियोलॉजिकल बाउंड्री बना देता है, उसी को ही हम कहते हैं इपार्चियन अनकन्फॉर्मिटी। तो ये जो तिरुमाला हिल्स का जो नेचुरल आर्क है, ये इसको सिलाथोरनम भी कहा जाता है। सो दीज आर यूनिक रॉक फॉर्मेशन जो कि तिरुमाला वेंकटेश्वर जो टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, वहां पे ये लोकेटेड है। इनका फॉर्मेशन हुआ था लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स पहले, इनका फॉर्मेशन हुआ था ड्यू टू इरोजन विदरिंग ऑफ क्वार्टजाइट रॉक्स। तो जो रॉक्स प्रेजेंट है, जो रॉक्स प्रेजेंट थे वो थे क्वार्टजाइट रॉक्स, उनमें काफी इरोजन होता है, विदरिंग होती है, और उसी से ये रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके के जो इपार्चन अनकन्फॉर्मिटी वाले जो रॉक्स हैं वो दो और जगहों पे पाए जाते हैं। पहला तो है रेनबो आर्क ऑफ उथा यूएसए में, और दूसरा यूके में ये पाया जाता है कट थ्रो इन यूके, यूनाइटेड किंगडम्स में। और तीसरा पाया जाता है कहाँ पे, इंडिया के तिरुमाला हिल्स में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। फिर सेवंथ साइट जो ऐड हुई है यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में, दैट इज वर्कला क्लिफ इन केरला। दीज आर द क्लिफ्स। तो ये क्लिफ्स जो है केरला के कोस्ट लाइन को एक्सपोज करते हैं, और ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वर्कली फॉर्मेशन ऑफ मायोपिलोसिन एज में। देखो मायोपिलोसिन एज कौन सा है, टर्शरी पीरियड का ही ये है इपॉच। दिस इज पिलोसिन एंड दिस इज मायोसिन, ठीक है। तो तब इनका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये साइंटिफिक भी वैल्यू है इनकी, और टूरिज्म के लिए भी इनकी इंपॉर्टेंस है। सो नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें ये 7 न्यू साइट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। सो लेट्स नो अबाउट यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो कन्वेंशन है, इसको पहले इट वाज नोन एज कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इसको अडॉप्ट किया गया था 1972 में, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975 से ये स्टार्ट हुआ। तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी लोकेशंस हैं या साइट्स हैं उनको ये लिस्ट करता है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, दीज आर द एरियाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ वहाँ पे स्पेसिफिक कल्चरल उसका सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल या फिर नेचुरल सिग्निफिकेंस होता है जिन भी एरियाज का, उनको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद उनको प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्टेड अंडर इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसको कि एडमिनिस्टर कौन करेगा, यूनेस्को। तो यूनेस्को के अंडर में उस एरिया को या उस जियोमॉर्फोलॉजी को या फिर उस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्शन मिलता है। 2025 तक अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसमें लगभग 1223 ऐसे सिग्निफिकेंट साइट्स को ऐड किया गया है 168 कंट्रीज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे ये बैरियर रीफ्स प्रेजेंट है जो कि कोरल रीफ्स है, और ये बहुत ज्यादा एरिया में ये एक्सटेंडेड है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नेचुरल साइट्स, हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। सेरेंगेटी का जो नेशनल पार्क है तंजानिया में, वो भी इंक्लूडेड है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। अब क्राइटेरिया क्या क्या होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, किन साइट्स को या किन लोकेशंस को ऐड किया जाता है, इसको दो में कैटेगराइज किया गया है। एक तो होती है कल्चरल साइट्स और दूसरी होती है नेचुरल साइट्स, और तीसरी है फिर मिक्स्ड साइट्स, ठीक है। तो कल्चरल साइट्स में इंक्लूड करने के लिए 6 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला तो वो मास्टरपीस होना चाहिए, ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, मतलब कि अगर किसी भी कोई मॉन्यूमेंट है जैसे कि आगरा का ताजमहल है, तो वो क्या है, एक दैट इज अ मास्टरपीस, उसको ह्यूमन ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो या तो वो एक ह्यूमन क्रिएटिव जीनस मास्टरपीस होना चाहिए, या फिर वो रिप्रेजेंट करता हो किसी कल्चरल इंटरचेंज या फिर कोई सिविलाइजेशन, जैसे हड़प्पा का सिविलाइजेशन है, या ऐसी जितनी भी सिविलाइजेशन है काफी इंपॉर्टेंट, उनको वो रिप्रेजेंट करता हो। बियर्स यूनिक टेस्टिमनी टू अ ट्रेडिशन और सिविलाइजेशन, तो कोई ट्रेडिशन या सिविलाइजेशन का वो इम्पोर्टेंट टेस्टिमनी हो। एग्जाम्प्लीफाई करता हो आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी या लैंडस्केप के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो, या फिर ट्रेडिशनल कोई सेटलमेंट रहा हो वहाँ पे, लैंड या सी यूज के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो, या फिर लिंक करता हो कोई भी इवेंट को या आइडिया ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस उसका हो, तो वो आ जाता है कल्चरल साइट में। फिर नेचुरल साइट, इसके 4 क्राइटेरिया हैं। पहला तो डिस्प्ले करता हो सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमिना या फीचर, उसको ये
रिप्रेजेंट करता हो। जैसे कि अभी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, दीज एरामट्टी डिबालू, ये किस में आ जाते हैं? ये नेचुरल साइट्स में आ जाते हैं। तो नेचुरल साइट्स का पहला क्या क्राइटेरिया है? नेचुरल फिनोमिना या फीचर्स को ये रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि दीज सैंड ड्यून्स। सेकेंड, ये रिप्रेजेंट करते हो अर्थ के जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हो। अर्थ वॉज फॉर्म्ड 4 बिलियन ईयर्स एगो, तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ अर्थ में, किस और अर्थ का जो इवोल्यूशन है उसको वो रिप्रेजेंट करता हो। तो ये जो सैंड ड्यून्स हैं वो अर्थ के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी हमको बहुत सारी नॉलेज देते हैं, लाइक द क्लाइमेट चेंज, द सी लेवल में जो चेंज है, दैट इज द पार्ट ऑफ अर्थ इवोल्यूशन। ठीक है। देन नंबर थर्ड इज एग्जाम्प्लीफाइज इकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल कोई ना कोई प्रोसेस को वो एग्जाम्प्लीफाई करता हो, उस हिसाब से उसका सिग्निफिकेंस हो। या फिर होस्ट करे क्रिटिकल हैबिटेट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, तो वो आ जाता है नेचुरल साइट्स में। अब इनका लीगल स्टेटस क्या होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का? देखो, अगर किसी भी कंट्री का कोई भी प्लेस या कोई भी लोकेशन अगर नेचुरल हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हो जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल दीज रेड सैंड ड्यून्स, अगर ये इंक्लूड हो जाते हैं परमानेंट लिस्ट में, अभी तो ये टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूडेड है, सो दे आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, तो इन पे जो सोवेराइनिटी है वो तो रिस्पेक्टिव स्टेट की रहेगी, मतलब कि इंडिया का ही सोवेराइनिटी इसमें रहेगा, उसी का उसमें राइट है। लेकिन इसको प्रोटेक्शन, इसको कलेक्टिव प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जो कंट्री है वो भी इसको प्रोटेक्ट करेगी, और जो यूनेस्को है, ठीक है, वो भी इसको प्रोटेक्ट करेगा, दोनों इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसको अच्छा खासा कलेक्टिव प्रोटेक्शन मिल जाता है। इंडिया में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? देखो, इंडिया में 43 लोकेशंस हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड हैं। उसमें से 35 तो है कल्चरल साइट्स, 7 है नेचुरल साइट्स, और 1 है मिक्स साइट्स। सो नंबर 1 इज कल्चरल साइट्स। कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। इसमें आ जाता है आगरा का फोर्ट, जो कि 1983 में इंक्लूड किया गया था। उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। ये बताता है हमें हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। अजंता केव्स भी 1983 में इंक्लूड किए गए थे, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये बुद्धिस्ट केव पेंटिंग्स के लिए और रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। एलोरा केव्स 1983 में, महाराष्ट्र में ही ये हैं। ये भी रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। देन ताजमहल को भी 1983 में इंक्लूड किया गया था, जो कि यूपी में प्रेजेंट है। ये जो 4 आगरा फोर्ट, अजंता, एलोरा, ताजमहल, ये 1983 में इंक्लूड किए गए थे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। फिर सन टेम्पल है कोणार्क उड़ीसा में 1984 में। देन ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु में 1984 में इनको इंक्लूड किया गया था। गोवा में जो चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स हैं 1986 में इंक्लूड किया गया था। फतेहपुर सीकरी यूपी का 1986। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटका में। ठीक है, ये हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में उसकी हिस्ट्री बताता है। देन है खुजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो कि एमपी में प्रेजेंट है 1986। देन एलिफेंटा केव्स, जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी 1987 में इंक्लूड किए गए थे। फिर है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है, 1987 एंड 2004 में। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। जो चोला डायनेस्टी ने जो रूल किया था तमिलनाडु में, उनका ये पूरा हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है इन टेम्पल से। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाडाकल, जो कि कर्नाटका में है 1987। देन बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है सांची मध्य प्रदेश 1989 में इंक्लूडेड किया गया था। हुमायूं का टॉम कहाँ पे है? दिल्ली में 1993। देन है कुतुब मीनार और इसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं 1993 में दिल्ली में लोकेटेड है। फिर माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी 1999 में इंक्लूड किया गया था। अब ये क्या है? माउंटेन रेलवेज। देखो, जो माउंटेन्स होते हैं उनमें रेलवे ट्रैक्स बनाना काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये 1881 से लेके 1908 तक का ये बनाए गए थे। तो उस टाइम पर इतना ज्यादा इंजीनियरिंग इवॉल्व भी नहीं था। तो एट दैट टाइम ये जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो किया गया था, या फिर जो रेलवे ट्रैक बनाए गए थे माउंटेनियस टेरेन्स में, तो दैट्स वाई इसको इंक्लूड किया गया है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स बोल्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। तो दैट्स वाई इसको भी इंक्लूड किया गया है। फिर है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में 2003 में इंक्लूड किया गया था इनको। यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स पाई जाती है, प्री हिस्टोरिक जो एरा है उसके बारे में नॉलेज मिलता है। फिर है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 में इंक्लूड किया गया था, ये है गुजरात में। प्री मुगल इस्लामिक सिटी है ये, उसका नॉलेज मिलता है हमें। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में इंक्लूड किए गए थे, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007, ये भी दिल्ली में प्रेजेंट है। जंतर मंतर है जयपुर में, 2010 में इंक्लूड किया गया था, लोकेटेड इन राजस्थान। फिर है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, इनको 2014 में इंक्लूड किया गया था। रानी की वाव, जिसको कि हम
क्वींस स्टेपवेल भी कहते हैं, जो गुजरात में है, पाटन में, 2014 में इंक्लूड किया गया था। फिर बिहार के जो आर्कियोलॉजिकल साइट है नालंदा महाविहार, 2016 में इंक्लूड किया था इनको। आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्बूसियर, तो इसको 2016 में इंक्लूड किया गया था, चंडीगढ़ में ये है। हिस्टोरिक सिटी है अहमदाबाद, 2017 में। देन है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई, 2018 में इसको इंक्लूड किया गया था। ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा जो आर्किटेक्चर है, जो बहुत एंशियंट आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में जो हमारा आर्किटेक्चर बनाया गया था, वो बताता है हमें हिस्ट्री। इनका क्या है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, दैट्स वाई इनको इंक्लूड किया गया है। फिर ये जयपुर सिटी है राजस्थान का, 2019 में इंक्लूड किया गया था। धोलावीरा, ये एंशियंट हिस्ट्री का हमें नॉलेज देता है। हड़प्पा सिटी का ही ये पार्ट है, 2020 में इंक्लूड किया गया था। काकटीय रुद्रेश्वर टेम्पल है 2021 में, ये कहाँ है, तेलंगाना में। देन शांति निकेतन ऑफ वेस्ट बंगाल, 2023 में इंक्लूड किया गया था इसको। फिर सैक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला, कर्नाटक, ठीक है, होयसाला किंगडम वहां पे था, उसका नॉलेज देता है। फिर है मोडियम्स, 2014 का, असम में प्रेजेंट है। तो ये सब क्या है, दीज आर द कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हम देखते हैं इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। ये हमारा जो कल्चर है, हिस्ट्री है, उसका हमको उसके उसके पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इसमें है काजीरंगा नेशनल पार्क है, 1985 में इसको इंक्लूड किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन असम, ये जाना जाता है वन हॉर्न राइनोस के लिए, ठीक है। देन है केओलेडियो नेशनल पार्क, 1985 में इंक्लूड किया गया था, राजस्थान में ये प्रेजेंट है। वेटलैंड है यहाँ पे। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में इंक्लूड किया गया था, ये कहाँ पे है, असम में है। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 वेस्ट बंगाल, जो कि जाना जाता है किसके लिए, बंगाल टाइगर, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहते हैं वहाँ पे। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी को इंक्लूड किया गया था 1988, वैली ऑफ फ्लावर्स को 2005, तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। देन वेस्टर्न घाट को इंक्लूड किया गया था 2012 में। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट है केरला, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसके अलावा गोवा, गोवा एंड गुजरात में भी एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट को 2012 में इंक्लूड किया गया था। देन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में इंक्लूड किया गया था। देन यूनेस्को का मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसमें आ जाता है कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम में लोकेटेड है, 2016 में इनको इंक्लूड किया गया था। ये तो हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो विच आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को का जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि टेंटेटिव लिस्ट में है। तो 2025 में अभी 6 नए जो साइट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट में। इसमें आ जाता है कांगर वैली नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में है। फिर है मुदमुल मेगालिथिक मैनहीर्स, तेलंगाना के। अशोक के एडिक्ट हैं, जो कि मौर्य के बारे में है, मौर्यन रूट्स के हैं। फिर है 64 योगिनी टेम्पल, बहुत सारे स्टेट्स में ये है। गुप्ता टेम्पल्स है नॉर्थ इंडिया के। देन पैलेस फोर्ट्रेसेस ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलास, ठीक है, जो कि एमपी और यूपी में है। तो ये जो है, ये टोटल नंबर ऑफ साइट्स जो कि इंडिया के टेंटेटिव लिस्ट में है, 62 है ऑलरेडी जो टेंटेटिव लिस्ट में है। तो अभी 7 नए नेचुरल हेरिटेज साइट्स को ऐड किया गया है। सो दीज आर नेचुरल. You can join our affordable courses for your better preparation. Registration link is given in the description box.